हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पेपर 1 यूजीसी नेट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिकल रीजनिंग एक जैसा रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ दूसरे तरीके से दे रखी है, आपको उसको सिंप्लीफाई करके कंक्लूजन निकालना है। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि कुछ लॉजिक अप्लाई करके जहां पे आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हो, उसको कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपके कुछ एविडेंस एंड फैक्ट के ऊपर बेस होती है। उस फैक्ट और एविडेंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। लॉजिकल रीजनिंग में आपकी दो चीज आती है, एक होता है प्रपोजिशन और एक होता है आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले समझो ये प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन इज जस्ट योर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। यू डिक्लेयर समथिंग, आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया, सीधा सीधा आपने सीधा बोल दिया ऑल डॉग आर स्नेक। क्या बोला आपने? ऑल डॉग आर snake. This is declarative statement. You simply declare something. This is your preposition. preposition को ही हम premise भी बोलते हैं, ये याद रखना। preposition को ही क्या बोलते हैं? premise भी बोलते हैं। preposition आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है categorical preposition and another is hypothetical preposition। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होती है जिसके अंदर जो आपको रिलेशनशिप बता रखा है दो इवेंट्स के बीच में, वो आपका सिंपली डिक्लेयर किया जाता है। डायरेक्टली आपको बता दिया बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है या कोई स्टेपुलेटिव रिलेशनशिप नहीं है, कोई मे बी की कंडीशन नहीं है। लेकिन जहां पे आपकी कुछ मे बी कंडीशन आ जाती है, कुछ सिचुएशंस के साथ आपकी कंडीशन को बाइंड कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन। गॉट इट? इन्हीं प्रेमाइसिस की हेल्प से, इन्हीं प्रपोजिशंस की हेल्प से हमारा बनता है एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट है आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट, जहां आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, मतलब स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, कंक्लूजन। अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट जिसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो, जिसके बेसिस पे आप कुछ लॉजिक निकालना चाहते हो, उसके अंदर आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी होंगी, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी बताया, प्रेमाइसिस मतलब दो प्रपोजिशन दे रखी होंगी। उन दोनों प्रपोजिशन के बेस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और इस पूरे के पूरे सेट को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट आपका एक सेट है प्रपोजिशन, प्रोपोजिशन और कंक्लूजन क्या। तो एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट कैसा होता है? जिसके अंदर दो प्रपोजिशन और एक कंक्लूजन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट की? वो हो गए प्रपोजिशन, प्रेपोजिशन एंड कंक्लूजन। सेकंड जो कंडीशन होती है कोई स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट की, वो होती है कि इसके अंदर जो भी टर्म यूज होंगी वो थ्री टर्म्स एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज होती हैं और हर एक टर्म दो बार रिपीट होती है। समझ में आया? तीन टर्म यूज होती है, दो बार रिपीट होती है। कैसे? इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ मैं साथ साथ एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। मेरा एक प्रमाइस है जो बोलता है ऑल डॉग आर स्नेक। मेरा ये हो गया प्रेमाइस 1। प्रेमाइस 2 है मेरा ऑल स्नेक आर बर्ड। ऑल स्नेक आर बर्ड्स। कंक्लूजन मैंने निकाला ऑल डॉग आर बर्ड, ये मैंने निकाला कंक्लूजन। पहली कंडीशन क्या थी? एक प्रमाइस, दूसरा प्रमाइस और तीसरा कंक्लूजन होता है। जी बिल्कुल। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी? थ्री टर्म। थ्री टर्म देखो, एक फर्स्ट टर्म होगी मेरी डॉग, सेकंड टर्म होगी मेरी स्नेक एंड थर्ड टर्म होगी मेरी बर्ड। एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर मेरी तीन टर्म यूज होती हैं और तीनों टर्म जो है वो तीन दो बार ही रिपीट होंगी। डॉग मेरा एक बार यहां आ गया और डॉग मेरा एक बार यहां आ गया। स्नेक मेरा एक बार यहां आ गया और स्नेक मेरा एक बार
यहाँ आ गया, बर्ड मेरा एक बार यहाँ आ गया, बर्ड मेरा एक बार यहाँ आ गया। समझ में आया आर्ग्यूमेंट क्या? इसके बाद इसके अंदर हमें देखना होता है तीन टर्म्स। जो ये तीन टर्म है ये होती है मेरी एक मिडल टर्म, एक मेजर टर्म और एक माइनर टर्म। अब ये मिडल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म कैसे पता चलती है? सबसे पहले ढूंढते हैं हम मिडल टर्म को। मिडल टर्म कौन सी टर्म होती है? मिडल टर्म आपकी वो टर्म होती है जो आपके कंक्लूजन के अंदर नहीं होती। क्या? मिडल टर्म वो टर्म जो कंक्लूजन के अंदर नहीं होती बट प्रेमाइसिस के अंदर दोनों में होगी। तीन टर्म हमारी कौन कौन सी थी मेरे को बताओ। तीन टर्म यहां थी जी मेरी। एक टर्म है डॉग, दूसरी टर्म है मेरी स्नेक, तीसरी टर्म है मेरी बर्ड। अब इसमें से मेरे को ढूंढनी है मिडल टर्म। मिडिल टर्म की कंडीशन क्या है? मिडल टर्म की कंडीशन ये है, बोथ कंक्लूजन बोथ प्रेमाइस में होगी बट कंक्लूजन के अंदर ये एब्सेंट होगी। कंक्लूजन के अंदर ये एब्सेंट होगी। सबसे पहले ये देखो, इन तीनों टर्म में से कंक्लूजन में एब्सेंट कौन सी है? डॉग और बर्ड। मतलब जो मेरी ये टर्म स्नेक है, ये टर्म मेरी कंक्लूजन में एब्सेंट है, तो ये मेरी मिडल टर्म हो सकती है। कंक्लूजन में एब्सेंट है, एक कंडीशन फुलफिल होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या? दोनों प्रमाइसेस में होनी चाहिए। मेरी प्रमाइस 1 के अंदर स्नेक है, मेरी प्रमाइस 2 के अंदर भी स्नेक है, तो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मेरी मिडल टर्म क्या होगी? मेरी मिडल टर्म होगी स्नेक। समझ आया यहां तक? उसके बाद आ जाओ मेजर टर्म और माइनर टर्म पे। मेजर टर्म और माइनर टर्म सर्च करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन का सबसे पहला होता है, ये होता है मेरा क्वांटिफायर। क्या है ये? ये है मेरा क्वांटिफायर। देन आता है मेरा सब्जेक्ट, देन आता है मेरा कॉप्यूला। इसको मैं बोलती हूँ कॉप्यूला। कॉप्यूला क्या? जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है। एंड द लास्ट वन इज माई प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब जो आपके कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा माइनर टर्म बनेगा। क्या? सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका हमेशा माइनर टर्म बनेगा, और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो आपका मेजर टर्म बनेगा। ध्यान से समझ लेना, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म के बेस पे आपके दो टॉपिक हैं, एक है मूड और दूसरा है फिगर। बहुत इजी टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया तो मूड और फिगर भी समझ में आ जाएगा। मेजर टर्म का, सॉरी, कंक्लूजन की जो माइनर टर्म होती है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका माइनर। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो होता है आपका मेजर। मेजर टर्म। अब मेजर प्रमाइस और मेजर माइनर प्रमाइस, जिस प्रमाइस के अंदर आपकी मेजर टर्म आए वो मेजर प्रमाइस, जिस प्रमाइस के अंदर माइनर टर्म आए वो माइनर प्रमाइस। अब देखो डॉग क्या है? डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमारी डॉग क्या बन गई? डॉग मेरी माइनर टर्म बन गई, माइनर टर्म बनी है ये। अब मैंने बताया माइनर प्रमाइस कैसे निकाला जाएगा। माइनस प्रमाइस निकाला जाएगा जिसके अंदर डॉग आ रहा है। क्या मेरे प्रमाइस 2 के अंदर डॉग है? नहीं है, तो मेरा प्रमाइस 1 जो बन गया ये मेरा प्रमाइस कौन सा हो गया? ये मेरा माइनर प्रमाइस हो गया। ये मेरा माइनर प्रमाइस हो गया। दूसरा कौन सा? दूसरा मेजर ही बच गया। लेकिन चेक कर लो फिर भी मेजर की क्या? मेजर की कंडीशन होती है कंक्लूजन का प्रेडिकेट। कंक्लूजन का प्रेडिकेट है जी बर्ड। बर्ड इसके अंदर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ये मेरा मेजर प्रमाइस हो गया। एक बार और दोबारा से बताती हूं, मेरे पास यहां दे रखा है ऑल डॉग आर बर्ड्स। दूसरा ये है मेरा प्रमाइस 1। प्रमाइस 2 क्या है मेरा? ऑल स्नेक आर बर्ड। कंक्लूजन क्या है मेरा? ऑल डॉग, एक सेकेंड, ऑल डॉग आर, यहां पे आप स्नेक कर लो इसे, ऑल डॉग आर स्नेक, ऑल डॉग आर स्नेक, ऑल स्नेक आर बर्ड, ऑल डॉग आर
बर्ड्स। अब बताओ, 3 आपको ढूंढना है यहाँ पे। फर्स्ट मेरे को बताओ मिडल टर्म, अभी किया है सेम वही क्वेश्चन, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें। सेकंड मुझे बताओ माइनर टर्म। थर्ड मुझे बताओ मेजर टर्म। फोर्थ मुझे बताओ माइनर प्रमाइस। फिफ्थ मुझे बताओ मेजर प्रमाइस। सिक्स्थ, वैसे ये सिक्स्थ नहीं है, फर्स्ट होना चाहिए था, मुझे बताओ इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है? इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट? सबसे पहले तो यही बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेक करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करोगे जी, पीपीसी फॉर्म दे रखी है, 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। हाँ जी, 3 टर्म 2 बार यूज हो रही है। डॉग 1 बार 2 बार, स्नेक 1 बार 2 बार, बर्ड 1 बार 2 बार। जी बिल्कुल। अब देखो, अब हमें निकालनी है क्या? मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी? जो हमारे कंक्लूजन के अंदर एब्सेंट होती है और दोनों प्रेमाइसेस के अंदर प्रेजेंट होती है। मिडल टर्म क्या आ गई मेरी? मिडल टर्म आ गई जी मेरी स्नेक। क्यों? कंक्लूजन के अंदर एब्सेंट है, दोनों प्रेमाइसेस के अंदर प्रेजेंट है, मिडल टर्म की कंडीशन फुलफिल। माइनर टर्म बताओ। माइनर टर्म जी मेरी वो टर्म होती है जो मेरे कंक्लूजन का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। जी बिल्कुल सब्जेक्ट। माइनर टर्म सब्जेक्ट, कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है? डॉग। तो यहाँ मेरी माइनर टर्म क्या होगी? डॉग। नेक्स्ट मेजर टर्म। मेजर टर्म क्या? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है? बर्ड। तो ये हो गया मेरा मेजर टर्म। अब मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस, जिस प्रमाइस के अंदर माइनर टर्म है वो आपका माइनर प्रमाइस बन गया, जिस प्रमाइस के अंदर मेजर टर्म है वो आपका मेजर प्रमाइस बन गया। सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई सभी को? अब आगे देखो, जो ये आपका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या? आर्ग्यूमेंट पीपीसी, पीपीसी फॉर्म। जो ये आपका आर्ग्यूमेंट है ये 2 टाइप का होता है, मतलब आपकी जो रीजनिंग है वो आपको मेनली 2 टाइप की इसके अंदर पढ़नी है। एक है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग और एक है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब क्या? डिडक्टिव का मतलब कि मैं डिड्यूस कर रहा हूं, मेरे को कोई एक जर्नल चीज बता रखी है, मेरे को कोई ऐसी चीज बता रखी है जो हर जगह अप्लाई है। अब मैं उसको एक एक इवेंट पे या एक स्पेसिफिक किसी इवेंट के ऊपर, स्पेसिफिक किसी क्लास के ऊपर मैं अप्लाई करके देख रहा हूँ। मेरे को क्या दे रखा है? मुझे कोई जर्नल चीज दे रखी है, मैं पर्टिकुलर पे जा रहा हूँ। सॉरी। यस, डिडक्टिव के अंदर मैं क्या करूँ? मेरे को जर्नल चीज बता रखी है, मैं पर्टिकुलर पे जा रहा हूँ। मेरे को जर्नली बता रखा है ऑल बॉय आर गुड्स, ऑल बॉय आर गुड। तो मैं देख रहा हूं हर एक बॉय के नेचर के बारे में जान के, क्या मेरा राम अच्छा है, क्या मेरा श्याम अच्छा है, क्या मेरा प्रीतम अच्छा है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ऑल बॉय आर गुड्स, ये मेरे को गिवन है और मैं पर्टिकुलर हर एक लड़के पे ट्राई कर करके देख रहा हूँ कि वो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। उसी से टोटली अपोजिट होती है मेरी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। इसके अंदर बता रखा है कि मेरी सीता अच्छी है, मेरी रीता अच्छी है, सीमा अच्छी है, मीना अच्छी है, टीना अच्छी है। ये सब मेरे को लड़कियों के बारे में बता रखा है कि ये सब अच्छी हैं। तो मैं इसे जर्नलाइज्ड कर रहा हूं कि सारी लड़कियां अच्छी हैं। ऑल गर्ल आर गुड। ये होगी मेरी 2 टाइप की रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है मेरी इंडक्टिव रीजनिंग। अब यहां से आपको 2-4 कंक्लूजन निकालने हैं, मैं वो बताती हूँ। देखो, सबसे पहला कंक्लूजन है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग का। डिडक्टिव रीजनिंग का कंक्लूजन क्या निकलेगा? ये है कि अगर मेरा प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। क्या? अगर मेरा प्रेमाइस जो है वो ट्रू दे रखा है तो जो मेरा कंक्लूजन है वो 100% ट्रू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके थ्योरी के ऊपर बेस होती है, ऑलरेडी थ्योरी बन चुकी है, आप उसको जस्ट अप्लाई कर रहे हो।
आप डिड्यूस करो, वो ऑलरेडी थ्योरी बनी है, वो जर्नलाइज चीजें एकदम से नहीं आई। आप कह रहे हो कि जर्नल है कोई चीजें, तो वो जर्नलाइज थ्योरी बनी हुई है, उस थ्योरी को आप अपने केसेस के अंदर अप्लाई करके देख रहे हो। तो अगर उसके अंदर आपका प्रमाइस ट्रू आ गया तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। वहीं पे इंडक्टिव के अंदर ऐसा नहीं होता, प्रमाइसिस ट्रू होते हुए भी कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। गॉट इट? उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो मेरा इंडक्टिव है ना वो इजी है, क्योंकि वो एविडेंस बेसिस पे होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मेरी थोड़ी सी इजी पड़ती है क्योंकि वो एविडेंस बेस पे होती है। वहीं पे डिडक्टिव रीजनिंग मेरी डिफिकल्ट पड़ती है क्योंकि डिडक्टिव जो है वो फैक्ट के बेस पे होती है। समझ में आया? अब थोड़ा सा इसे प्रपोजिशन से भी एक बार रिलेट करवाऊं। देखो, हमने यहाँ पे दो तरीके की प्रपोजिशन देखी थी, मतलब दो तरीके के प्रमाइस देखे थे, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन और हाइपोथेटिको प्रपोजिशन। हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन जिसमें शायद की सिचुएशन होती है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इंडक्टिव की टाइप है। इंडक्टिव के अंदर आपकी हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस यूज होती हैं, वही डिडक्टिव के अंदर आपकी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन यूज होती हैं। डिडक्टिव के अंदर क्या, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस आपकी यूज होंगी। अब मेरे को ये बताओ, इसमें से क्वांटिटेटिव कौन सा होगा और क्वालिटेटिव कौन सा होगा, जल्दी बताओ। देखो, जो आपका ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है ये डिडक्टिव होता है, मतलब मेरे पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी को मुझे अप्लाई करना है, तो ये क्या है, ये मेरा क्वालिटेटिव है। मेरी थ्योरी की क्वालिटी को मैं चेक कर रहा हूँ बार बार उसे अप्लाई करके कि एक्चुअली में जो ये जर्नलाइज स्टेटमेंट मेरे को दी गई है ये सही है या नहीं है। वहीं पे इंडक्टिव क्या है, मेरे पास कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डाटा चाहिए जिससे मैं एक जर्नलाइज स्टेटमेंट की तरफ बढ़ सकूं। तो आपका इंडक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, डिडक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव होता है। समझ में आया ये पॉइंट भी? क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ डिडक्टिव इंडक्टिव थोड़ा सा और। जो आपका डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव के अंदर हमने क्या देखा, हम डिक्लेयर करते हैं, तो डिडक्टिव के अंदर आपका जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है ये वैलिड हो सकता है और ये इनवैलिड हो सकता है। अगर कोई कंक्लूजन वैलिड है तो वो आपका साउंड हो सकता है और वो अनसाउंड हो सकता है, साउंड या अनसाउंड। वहीं पे जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ये आपका स्ट्रोंग हो सकता है या वीक हो सकता है। अगर स्ट्रोंग है तो कोजेंट हो सकता है या अनकोजेंट हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट साउंड है, अनसाउंड है, वैलिड है, इनवैलिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कॉजेंट है, अनकॉजेंट है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज, कोई भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, कोई भी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कभी वैलिड की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। ये दोनों अलग अलग फैमिली है भाई, ये दोनों अलग अलग फैमिली है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो ही आप चेक करोगे क्या वो वैलिड है या नहीं है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो ही आप चेक करोगे कि वो स्ट्रोंग है या नहीं है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? अब कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड कब होगा, साउंड या अनसाउंड कब होगा? सबसे पहली चीज, पूरा आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो मेरा वैलिड या इनवैलिड होता है, या साउंड या अनसाउंड। लेकिन अगर मैं पूरे आर्ग्यूमेंट में, तो तीन चीज होती है, क्या, पी, पी, सी। अगर मैं किसी प्रमाइस की बात करती हूं तो एक प्रमाइस या तो ट्रू या फॉल्स हो सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की जब बात करती हूँ, आर्ग्यूमेंट कभी भी ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है, जब भी हम वैलिडिटी चेक करते हैं तो प्रेमाइसिस को 100% ट्रू मानते हुए हम चेक करते हैं।
क्या, जब भी हम वैलिडिटी या इनवैलिडिटी चेक करते हैं प्रेमाइसिस को 100% ट्रू मानते हुए चेक करते हैं। अगर बोथ प्रेमाइस ट्रू हैं, देखो डिडक्टिव के अंदर तो अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन तो अपने आप ट्रू हो ही जाएगा, लेकिन वैलिडिटी चेक करने के लिए बता रही हूं, बोथ प्रेमाइस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू, तो ये आपका वैलिड है। बोथ प्रमाइस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, वैलिड आर्ग्यूमेंट। बोथ प्रमाइस फॉल्स, कंक्लूजन फिर भी ट्रू है, तो भी आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट। दोनों प्रमाइसेस फॉल्स होते हुए भी अगर कंक्लूजन ट्रू है तो भी आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट। इवन अगर एक प्रमाइस जो है वो मेरा फॉल्स है, एक प्रमाइस मेरा ट्रू है, और उस कंडीशन के बेस पे मेरा कंक्लूजन अगर ट्रू है तो भी वो वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो इनवैलिड कब होगा? इनवैलिड जब होगा जब हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। किसी भी कंडीशन के अंदर अगर मेरा कंक्लूजन फॉल्स हो गया तो मेरा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। एक्सेप्ट अगर मेरे दोनों प्रेमाइस, मैं इसको एक सेकंड रुको, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या चेक कर रहे हैं हम? वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले बोथ प्रेमाइस ट्रू और इसके बेस पे कंक्लूजन ट्रू है जी, वैलिड है। नेक्स्ट बोथ प्रेमाइस फॉल्स और फिर भी मेरा कंक्लूजन अगर ट्रू है, वैलिड प्रेमाइस है। वन प्रेमाइस फॉल्स, अनदर ट्रू, एक प्रेमाइस फॉल्स है, एक ट्रू है, और उस कंडीशन के अंदर भी मेरा कंक्लूजन ट्रू है, तो भी प्रेमाइस आपका ट्रू होगा। इवन इफ बोथ प्रेमाइस फॉल्स, कंक्लूजन फॉल्स दे रखा है आपका, तो भी ये आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। दोनों प्रमाइस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो भी ये आपका वैलिड होगा। तो जी इनवैलिड कब होगा? इनवैलिड जब होगा जब इवन वन प्रेमाइस ट्रू या फॉल्स, इस कंडीशन में अगर कंक्लूजन फॉल्स आ गया तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। कंक्लूजन फॉल्स आ गया तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर इसमें से एक प्रमाइस भी ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर हर कंडीशन में आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज क्या, हर कंडीशन में आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। दोनों प्रमाइस फॉल्स है फिर भी कंक्लूजन फॉल्स है तो भी वैलिड है, ये ध्यान रखना। सेम उसी तरीके से इंडक्टिव के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग या वीक पढ़ा है। जो जो कंडीशन मेरी वैलिडिटी पे वर्क करती है, सेम एज इट इज सारी की सारी कंडीशन मेरी स्ट्रॉन्ग के ऊपर वर्क करेगी। इसीलिए मैंने वैलिडिटी को बहुत टाइम लेके समझाया है। एक बार ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा बोथ प्रमाइस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू, तो ये आपका बन जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। बोथ प्रमाइस फॉल्स, कंक्लूजन ट्रू, फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। वन प्रमाइस फॉल्स, अनदर ट्रू, एक फॉल्स है प्रमाइस और एक ट्रू है, कंक्लूजन अगर ट्रू आ गया तो भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। बोथ प्रमाइस फॉल्स होते हुए कंक्लूजन फॉल्स आ गया। कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है जब और जब सिर्फ दोनों प्रमाइसेस फॉल्स हो तो वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आ जाओ साउंड और अनसाउंड। साउंड और अनसाउंड का जो रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन हमारा कोजेंट एंड अनकोजेंट का होगा। कोई भी प्रेमाइस अगर रियल लाइफ के अंदर ट्रू है तो वो आपका साउंड हो जाएगा, अदरवाइज अनसाउंड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्या? कोई भी प्रेमाइस रियल लाइफ के अंदर ट्रू है तो वो आपका साउंड आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज अनसाउंड। साउंड या अनसाउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रू या फॉल्स इन रियल लाइफ
रियल लाइफ के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया था, ओल्ड डॉग आर स्नेक। क्या ऐसा होता है? ओल्ड डॉग आर स्नेक, क्या सारे कुत्ते सांप होते हैं? नहीं। तो ये मेरा सीधा अनसाउंड आर्गुमेंट बन जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में ट्रू नहीं है ना। दूसरे एग्जांपल लो, सन राइज फ्रॉम ईस्ट, सन राइज फ्रॉम ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है, हाँ रियल लाइफ में भी ट्रू है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अब हमें करना है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ लिया, इंडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ लिया। देखो डिडक्टिव में यह एग्जांपल दे रखा है, ऑल बर्ड हैव फेदर, ए स्पैरो एक बर्ड है, तो स्पैरो जो है वो हमारा स्पैरो के पास फेदर है, हाँ बिल्कुल सही। इस एग्जाम्पल का मेरे को मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस, मिडल टर्म, मेजर टर्म सारी चीजें फाइंड करके अभी की अभी कमेंट करोगे सारे बच्चे। गॉट इट? अब आ जाओ स्केयर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ। उससे पहले पढ़ लेते हैं कुछ एलिमेंट। एलिमेंट क्या, जो आपकी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के बेसिक आपके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कितने एलिमेंट होते हैं जी? 4 एलिमेंट। उन एलिमेंट को मैं क्या बोलती हूँ? उन एलिमेंट को मैं बोलती हूँ क्या? क्वांटिफायर। पहले समझते हैं ये क्वांटिफायर का कंसेप्ट क्या है। क्वांटिफायर जो है वो आपके 2 तरीके के होते हैं। या तो हम यूनिवर्सल की बात करते हैं या हम पर्टिकुलर की बात करते हैं, ऐसा ही होता है, हमने अभी देखा भी। या तो हम यूनिवर्सल की बात करते हैं या हम पर्टिकुलर की बात करते हैं। अब यूनिवर्सल में भी या तो हम पॉजिटिव बातें करेंगे या हम नेगेटिव बात करेंगे। पर्टिकुलर में भी या तो मैं किसी चीज को अच्छा बताती हूँ या मैं किसी चीज को बुरा बताती हूँ, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी। अब यहाँ मे बी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, यहाँ हमको कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़नी है। कैटेगोरिकल कौन सी थी जी? डिडक्टिव थी। तो क्वांटिफायर या तो मेरे यूनिवर्सल होंगे या पर्टिकुलर होंगे। यूनिवर्सल में भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, या पर्टिकुलर में पॉजिटिव हो सकते हैं या पर्टिकुलर में नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे मेरे टोटल 4 टाइप के क्वांटिफायर्स निकले। क्या? या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक तो ये देखो, ये हो गया मेरा एक यूनिवर्सल पॉजिटिव, और इसी यूनिवर्सल को लेकर मैं इसके साथ मिला देती हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव। पर्टिकुलर को मैं पॉजिटिव भी कह सकती हूँ, पर्टिकुलर को मैं नेगेटिव भी कह सकती हूँ। 1 2 3 4, ये ही है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव। इन्हीं के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाली है चीजों को आसानी से समझने के लिए, वो है मेरी वॉवल के बेसिस पे। देखो लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा सा मैथ भी आएगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी आएगा, सब कुछ लॉजिक के साथ चलता है। तो जो ये मेरी 4 फॉर्म है, इन फॉर्म को मैंने वॉवल की हेल्प से शॉर्ट फॉर्म दी है। वॉवल क्या होते हैं? वॉवल होते हैं मेरी ए, ई, आई, ओ, यू। यू को हम लेंगे नहीं, मतलब तुम्हें हम इसके अंदर लेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या देना है? तुम्हें पेपर देना है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यू को कर दो गेट आउट, यू को हम लेंगे नहीं। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव को मैंने नाम दे दिया ए, यूनिवर्सल नेगेटिव को मैंने नाम दे दिया ई, पर्टिकुलर पॉजिटिव को मैंने नाम दे दिया आई, पर्टिकुलर नेगेटिव को मैंने नाम दे दिया ओ। सबसे पहली चीज है, जो ये मेरी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के अंदर मेरा ओल आता है। अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात है तो ये मेरा ओल होगा कि मैं सबकी बात करूं। यूनिवर्सल नेगेटिव की बात है तो मैं कहूंगी किसी की भी बात नहीं कर रही मैं, नो। पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब मैं कुछ की बात कर रही हूँ, सम। पर्टिकुलर नेगेटिव मैं कुछ की बात नहीं कर रही हूं, सम नॉट। तो मेरी सेंटेंस भी तो ऐसे बनता है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल या नो ह्यूमन आर मॉर्टल। मैं बना सकती हूँ ना, नो
ह्यूमन आर मोटल, ऐसे ही बनते हैं. नो बर्ड्स आर मैमल. सम कैट आर ब्लैक. पर्टिकुलर पॉजिटिव, सम कैट आर ब्लैक. पर्टिकुलर नेगेटिव, सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट. तो इसी के बेसिस पे मेरा आया है एक टॉपिक जिसको मैंने नाम दिया है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन. स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के लिए मुझे सबसे पहले बनाओ जेड. स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर हमें देखना होता है रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को एक्स्टेब्लिश करने के लिए मैंने जेड भैया को बुलाया और जेड भैया से कहा जी थोड़ी सी मदद कीजिए, जा रिलेशनशिप बनाना है. तो उन्हें कहा ठीक है मैं बात करता हूँ. यहां रख दिया हमने ए को, यहां रख दिया मैंने ई को, यहां रख दिया मैंने आई को, ए ई आई ओ. ठीक है. ए क्या है? ए था जी मेरा ऑल. ई क्या है? ई था जी मेरा नो. देख लो कहीं मैं गलत को नहीं कर रही थी. ई है मेरा नो, यूनिवर्सल नेगेटिव की बात कर रही हूं मैं. आई, आई है मेरा जी सम. ओ, ओ है मेरा सम नॉट. तो जो मेरे यहाँ पे ऊपर वाला है इसको मैंने बोला ये है मेरे ऊपर की दुनिया, प्रभु की दुनिया, यूनिवर्सल की दुनिया. यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव. जो ये मेरी ऊपर की दुनिया, प्रभु की दुनिया, यूनिवर्स की दुनिया, इसको मैंने नाम दिया कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी कॉन्ट्रेरी. इसको मैंने नाम दिया क्या? कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी. समझ में आया? और जो ये मेरी नीचे की दुनिया है, जो मेरी ये नीचे की दुनिया है, इसको मैं, ये क्या है? ये है पर्टिकुलर की दुनिया. तो जो ये पर्टिकुलर की दुनिया, इसको मैंने नाम दे दिया सब कॉन्ट्रेरी. सब कॉन्ट्रेरी. समझ में आया? अब जब जी रिश्ता बनाने की बात आई है तो हमारे ये भाई साहब क्यों पीछे रहेंगे? रिश्ता तो जी इनका भी बनाओ कुछ, इनका भी बनेगा ना कुछ रिश्ता. तो इनका जो रिश्ता, नाम इस रिश्ते का जो मैंने नाम दिया वो नाम है आपका सब ऑल्ट्रेशन. क्या? ये जो रिश्ते का नाम है ये दिया मैंने सब ऑल्ट्रेशन. सेम इधर भी आएगा आपका सब ऑल्ट्रेशन. सब ऑल्ट्रेशन क्या? सब ऑल्ट्रेशन का रिश्ता होता है आपका पॉजिटिव का तो पॉजिटिव के साथ रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ रहेगा. अब अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव को मैंने नाम दे दिया रिश्ते का सब ऑल्ट्रेशन. यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, इस रिश्ते को भी नाम क्या दिया मैंने? सब ऑल्ट्रेशन. समझ में आया? उसके बाद अगर अब ये सबका हो गया तो लास्ट में हमारे ये भैया क्यों पीछे रहेंगे? कौन से भैया? हमारे ये वाले भैया. ई का भी आई के साथ कुछ रिश्ता बनाओ जी, ए का भी ओ के साथ कुछ रिश्ता बनाओ. तो जो इनका रिश्ता बना उसको हमने नाम दिया कॉन्ट्राडिक्टरी. ये काटा लग गया ना, तो ये हर बात में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. जब आप इनके रूल पढ़ोगे ना, ये दोनों हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये हमेशा उल्टा चलेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरीज. ये है हमारा स्केयर ऑफ ऑपोजिशन. देखो सबसे पहले ए, ई, आई, ओ. ए किसके लिए यूज होता है? ए ऑल के लिए. ऑल को मैं एवरी भी बोल सकती हूँ. नो को मैं यहाँ पे नो, नन, नॉप बोल सकती हूँ. तो ई जो है वो नो के लिए यूज होता है. आई सम के लिए यूज होता है, या एट लिस्ट भी इसको बोल सकती हूँ. सम नॉट. ए और ई के बीच में हमने क्या रिश्ता बनाया था जी? कॉन्ट्रेरी का रिश्ता बनाया था जी, बिल्कुल वही है. आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरी का रिश्ता बनाया था. ए और आई सब ऑल्टरनेशन या सब ऑल्ट्रेट. ई और ओ सब ऑल्ट्रेट. बीच में लग गया काटा, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया.
यही पढ़ा हमने। अब इसकी पढ़नी है कुछ कंडीशंस। चलिए वन बाय वन सबकी रिलेशनशिप देखते हैं, क्या क्या किसमें कंडीशन होगी। सबसे पहले देखो कॉन्ट्रेरी की। कॉन्ट्रेरी में क्या क्या था? कॉन्ट्रेरी में था जी हमारा ए एंड ई। कॉन्ट्रेरी में क्या है? ए और ई। ए में क्या? ऑल। ई मतलब नो। एक सेंटेंस है मेरा, ऑल बॉय आर गुड। दूसरा प्रमाइस दे रखा है मेरा, नो बॉय आर गुड। मेरे को बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो सकती हैं? क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल? मैं कह रही हूँ सारे बॉय अच्छे हैं और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ एक भी बॉय अच्छा नहीं है, इसका मतलब कहोगे मैडम आप तो धोखेबाज हो। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या बनी? यहीं से फर्स्ट कंडीशन आपकी बनेगी, बोथ कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम बट इट मे बी फॉल्स। बट इट मे बी फॉल्स कैसे? दोनों एक साथ ट्रू तो नहीं हो सकती, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सिचुएशन आ गई मे बी की। ये मे बी का ध्यान रखना, ये फंसाता है पेपर में। ये मे बी, डेफिनेटली और मे बी, इसका ध्यान रखना। बोथ कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ मे बी फॉल्स एट सेम टाइम। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। कैसे फॉल्स हो सकती है? दोनों एक साथ फॉल्स ऐसे हो सकती है, मैं कह देती हूँ सम बॉय आर गुड्स, कि कुछ बॉय गुड्स हैं, कुछ बॉय अच्छे हैं। और वहीं पे दोनों एक साथ फॉल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आगे नहीं वही सिचुएशन, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसी से मेरा कंक्लूजन क्या निकल, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड मैं इसी से निकाल सकती हूँ क्या, इफ वन इज ट्रू, अगर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो दूसरी जो है वो फॉल्स 100% होगी। ये आ गया डेफिनेटली। अगर कोई एक भी ट्रू होगी ना तो दूसरी फॉल्स 100% होगी। जब मैंने ये बोल दिया सारे बॉय अच्छे हैं, तो ये तो 100% सच्चाई है कि कोई भी बॉय अच्छा नहीं है। फिर जब मैंने यही बोल दिया सारे बॉय अच्छे हैं, तो मैं ये कह नहीं सकती कि नो नो बॉय आर गुड, क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट ट्रू मान चुकी हूं दैट ऑल बॉय आर गुड। क्लियर? अपोजिट में क्या होगा कि एक स्टेटमेंट अब फॉल्स होगी। इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स होगी तो दूसरी जो है वो डाउट में आ जाएगी। दिस इज डाउटफुल। फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। समझ में आया कॉन्ट्रेरी का रूल? नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा रूल हमने किसका देख, दूसरा रिलेशन क्या था? सब कॉन्ट्रेरी का। सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी किसके बीच में था? आई और ओ। आई क्या? सम, सम नॉट। सम बॉय आर गुड, नो सम बॉय आर नॉट गुड, आर नॉट गुड। कुछ बॉय अच्छे हैं, कुछ बॉय अच्छे नहीं है। सम बॉय आर गुड, सम बॉय आर नॉट गुड। अब यहां क्या होगा मेरे को ये बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो सकती हैं? मैं एक तरफ कह रही हूँ कुछ बॉय अच्छे हैं, मैं एक तरफ कह रही हूँ कुछ बॉय अच्छे नहीं है, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं? नॉट पॉसिबल ना। बोथ कैन नॉट फॉल्स एट सेम टाइम। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन जो ये निकलेगा, बोथ कैन नॉट फॉल्स एट सेम टाइम। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, बट मे बी, दोबारा आ गया ये मे बी खतरा, बट मे बी ट्रू,
दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। आप कह रहे हो सम बॉय आर गुड, सम बॉय आर नॉट गुड, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं कैसे? आप कह दो नो बॉय आर गुड। अगर मेरी ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी बॉय अच्छा नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ ना कुछ अच्छे हैं या कुछ अच्छे नहीं है। तो ये तो दोनों एक साथ तो ट्रू हो सकती है ना। अगर आधे बच्चे अच्छे हैं आधे बच्चे अच्छे नहीं है, तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। 100 बच्चे थे क्लास में, 100 में से मैंने बोला जी 5 बच्चे अच्छे हैं और 95 अच्छे नहीं है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। समझ में आया? इसी से हमने पहले भी इसी से कंक्लूजन निकाला था, अभी भी इसी से निकालो। क्या इससे दूसरा कंक्लूजन निकलेगा? इफ वन फॉल्स, अगर एक फॉल्स हो गई तो अनदर जो है वो आ गया। अब डेफिनेटली की सिचुएशन, 100% की सिचुएशन, एक फॉल्स हो गई तो दूसरी 100% ट्रू होगी। अगर एक फॉल्स हो गई तो दूसरी 100% ट्रू होगी, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती भाई। वहीं पे उल्टा हो गया, अगर एक ट्रू है तो दूसरी जो है वो डाउट में आ जाएगी। ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकती है। समझ में आया? ये भी कुछ नोटिस करवा दूं अब। देखो यहां था बोथ कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम, किसमें? कॉन्ट्रेरी में। सब कॉन्ट्रेरी में बोथ कैन नॉट फॉल्स एट सेम टाइम। इसका मतलब क्या? दीज आर कंडीशंस अपोजिट टू ईच अदर। जो यूनिवर्सल की दुनिया के आपके कंक्लूजन है वो अपोजिट है आपकी पर्टिकुलर की दुनिया से। समझ में आया? ये भी आगे चले, आगे चलो किस पे? सब ऑल्ट्रेशन पे। ऑल्ट्रेशन, सब ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या? सब ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या था? ए का और आई का रिश्ता, ई का और ओ का रिश्ता। ए क्या था? ए ऑल, आई नो, ई सम नॉट, सॉरी ई सम, ओ सम नॉट। ए ई आई ओ, एक सेकेंड प्लीज वेट। यस वी स्टार्ट अगेन। हमें देखना है अब ये क्या है। सॉरी ये था ऑल का, हमारा सब ऑल्ट्रेशन तो ऐसे था ना, ये वाले दोनों, ये था हमारा ए ई आई ओ। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ? पहला है मेरा, एक है ये जो सब ऑल्ट्रेशन का रिश्ता है, ये है मेरा किसमें? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में। ओके, तो इसमें क्या होगा? अगर मेरा यूनिवर्सल ट्रू है, यूनिवर्सल इसमें से पहले हाईलाइट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये आपका यूनिवर्सल है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो आपका पर्टिकुलर ट्रू होगा डेफिनेटली। क्या मैंने बोला? ऑल बॉय आर गुड्स, पर्टिकुलर क्या? ऑल, अगर सभी गुड्स हैं तो कुछ तो गुड है ही ना। जहां मैं बोल रही हूँ सभी मिठाइयां अच्छी हैं, सभी मिठाइयां मीठी हैं, तो सभी मिठाइयों के अंदर गुलाब जामुन भी मीठी है, रसगुल्ले भी मीठे हैं, सोन पापड़ी भी मीठी है। तो अगर सभी मिठाइयां मीठी हैं तो कुछ मिठाइयां भी तो मीठी होगी। तो ये क्या? इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर आपका ट्रू होगा 100%, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ट्रू होगा। वहीं पे मैंने ये बोल दिया यूनिवर्सल फॉल्स है। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया यूनिवर्सल फॉल्स है। अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर बेचारा डाउट में पड़ जाएगा, तो पर्टिकुलर जो है वो आपका डाउटफुल होगा। ये फॉल्स भी हो सकता है और ये ट्रू भी हो सकता है। वहीं पे
अपोजिट। अब मैंने पर्टिकुलर को ही फॉल्स बना दिया। अब मैंने पर्टिकुलर को फॉल्स बना दिया, पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल आपका 100% फॉल्स होगा। यूनिवर्सल 100% फॉल्स होगा। अपोजिट क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर जो है वो ट्रू है इस बार, तो मेरा यूनिवर्सल जो है वो बेचारा डाउट में पड़ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकाल सकते हो आप, इससे कंक्लूजन निकालो, ट्रुथ डाउनवर्ड, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। कैसे? ऐसे जी कि अगर ट्रुथ डाउनवर्ड ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा ही होगा। ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा ही होगा। फॉल्स अपवर्ड, बाकी डाउटफुल। समझ में आया? यूनिवर्सल ट्रू पर्टिकुलर ट्रू होगा ही होगा, पर्टिकुलर फॉल्स यूनिवर्सल ट्रू होगा ही होगा, बाकी दो अपोजिट कंडीशन आपकी डाउटफुल बन जाएंगी। क्लियर यहां तक भी? लास्ट बच गया हमारा क्या? कॉन्ट्रेरी, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट ही करेगा जी, उल्टा ही बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी अब उल्टा कैसे बोलेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा ऐसे बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच में है? ए और ओ के बीच में है, आई और ई के बीच में है। ये ऐसे ही तो काटा लगा था ना, ए ई आई ओ। कॉन्ट्राडिक्टरी ए और ई के बीच में काटा था, आई और ओ के बीच में काटा था हमारा। एक सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्टरी ए ई, ए और ओ, ये हो गया एक रिलेशन, ये हो गया दूसरा। हाँ ठीक है, ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है और ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है। तो ये क्या बोलता है? अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स हो जाएगा। सिंपल है, ये उल्टा बोलेगा हमेशा, ये हमेशा ही उल्टा चलेगा। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स ये ट्रू। कोई मे बी की सिचुएशन नहीं है, 100% की सिचुएशन है सारी। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स पहला ट्रू, 100% की सिचुएशन है। यह हमारा स्केयर ऑफ ऑपोजिशन भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसके अब थोड़े से कंक्लूजन की तरफ नजर डालते हैं। यही रिलेशन पड़ा कॉन्ट्रेरी में, कैन नॉट ट्रू बट कैन बी फॉल्स। सब कॉन्ट्रेरी में कैन नॉट बोथ फॉल्स बट कैन बी ट्रू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको पीडीएफ चाहिए वो मेरे को कमेंट कर देना। कॉन्ट्रेरी, वन मस्ट ट्रू अनदर मस्ट बी फॉल्स, सब ऑल्ट्रेशन, यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन। यूनिवर्सल कैसे था? यूनिवर्सल में था आपका ट्रुथ डाउनवर्ड, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। इसको ऐसे 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। अब एक चीज और सीख लो यहीं पे, जो आपकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कोई भी आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो होगा आपकी, वो क्वालिटी को बता रहा है, उस आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी कैसी है। लेकिन अगर वो यूनिवर्सल या पर्टिकुलर दे रखा है तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। क्या? वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। समझ में आया ये पॉइंट भी? क्वांटिटी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, क्वालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब लास्ट जो, सॉरी लास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है मूड एंड फिगर्स। अब देखो सबसे पहले ये मूड क्या होता है। अब मूड बनाते हैं बढ़िया सा, मूड के क्वेश्चंस को करके। किसी भी आर्ग्यूमेंट का मूड चेक करने की सबसे पहली कंडीशन
किसकी? मूड चेक करने की। जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट का मूड चेक करते हैं, उसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि वो आर्ग्यूमेंट उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। क्या? आर्ग्यूमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा? पीपीसी। पीपीसी में भी क्या पहले आएगा आपका मेजर प्रमाइस, देन आएगा आपका माइनर प्रमाइस, देन आएगा आपका कंक्लूजन। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो दूसरी चीज मैं चेक करूंगी उसका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या? क्वांटिफायर हमने क्या क्या देखा था? क्वांटिफायर हमने 4 देखे थे। कौन से? ऑल, नो, सम, सम नॉट। हर एक क्वांटिफायर को मैंने एक नाम दिया था, मुझे वो नाम पता होने चाहिए। ऑल क्या था? ए, नो ई, सम आई, सम नोट ओ। ये मेरे पास 4 मेरे क्वांटिफायर थे। क्या? ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक मैं यही ट्राई करती हूँ। हाँ, यहाँ पे मुझे एक ये दे रखा है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरा एक ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। अब मेरे को इसके अंदर आप इसका मूड चेक करके बताओ, इसका मूड कैसे देखा जाएगा? इसका मूड देखा जाए, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करती हूँ, एक सेकेंड। ओह, यस। अब देखो, इसका मूड देखा जाएगा इसके क्वांटिफायर की हेल्प से। क्वांटिफायर की हेल्प से क्या? सबसे पहले क्या ये मेजर प्रमाइस है? फर्स्ट प्रमाइस आपका मेजर है, सेकंड आपका माइनर है, थर्ड आपका कंक्लूजन है। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3 टर्म्स होनी चाहिए। एक टर्म होगी ह्यूमन, दूसरी होगी जी मॉर्टल, थर्ड होगी मेरी सॉक्रेट्स। इसकी मिडल टर्म क्या बनेगी? इसकी मिडल टर्म बनेगी आपकी ह्यूमन। कैसे? क्योंकि मिडल टर्म मेजर और माइनर प्रमाइस के अंदर प्रेजेंट होती है, कंक्लूजन के अंदर नहीं होती। उस हिसाब से देखो, क्या सॉक्रेट्स ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट को मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट तो मैंने माइनर प्रमाइस बताया था या मेजर प्रमाइस? फटाफट बताओ। सब्जेक्ट मेरा किसी भी कंक्लूजन का सब्जेक्ट मेरा माइनर प्रमाइस होता है या मेजर? जी माइनर। ये हो गया प्रेडिकेट, तो ये हो गया मेरा मेजर प्रमाइस। मेजर प्रमाइस मोटल, जी मोटल दे रखा है। हाँ, तो ये मेरा मेजर प्रमाइस बिल्कुल सही दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मेरा ये डाटा दे रखा है। अब दूसरी चीज, अब चेक करो इसका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या? फर्स्ट क्वांटिफायर क्या है आपका? ऑल। फर्स्ट क्वांटिफायर क्या है? ऑल। ऑल का क्या नाम है? ए, तो मैंने ए लिख लिया। सेकेंड क्वांटिफायर, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसे पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल लेके चलोगे। ये चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी गिवन नहीं है तो उसे पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल लेके चलोगे। ये याद रखना, यहां मुझे कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं इसे पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल, पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल क्या? अगेन ए। कंक्लूजन में भी मेरा कोई क्वांटिफायर गिवन नहीं है तो मैं इसको भी ए ही लेके चलूंगा। तो दिस इज माय मूड। तो ये बन गया क्या? मेरे सिलोलिज्म का मूड, मेरे आर्ग्यूमेंट का मूड बन गया ए ए ए। तो मूड चेक कैसे किया जाता है? मूड चेक किया जाता है आपके क्वांटिफायर के थ्रू। और उससे पहले आपको क्या देखना होता है? आपको देखना होता है क्या ये मेरा क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। गॉट इट? आगे आ जाओ, नेक्स्ट फिगर। फिगर चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपकी मिडल टर्म की। देखो, एक सेकेंड। फिगर चेक करने के लिए किसी भी आर्ग्यूमेंट की फिगर चेक की जाती है किसकी हेल्प से? हमेशा मिडल टर्म की हेल्प से। उसी एग्जाम्पल को ले लो, यहाँ पे भी लो। इस एग्जाम्पल की अब हम निकालेंगे फिगर।
थोड़ा सा साइज बढ़ा कर देती हूँ अगेन। हिल जा भाई। हम्म, इसकी फिगर निकाली जाएगी मिडल टर्म की हेल्प से। मिडल टर्म क्या होती है? मिडल टर्म इसमें क्या है? मेरी मिडल टर्म है जी मेरी इसमें ह्यूमन। मिडल टर्म है मेरी ह्यूमन। मेरे को ये बताओ मिडल टर्म मेरी कहाँ प्रेजेंट हो सकती है? मिडल टर्म मेरी मेजर टर्म और माइनर सॉरी मेजर प्रमाइस और माइनर प्रमाइस। ये मेरा मेजर और ये मेरा माइनर। ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, एक सेकंड रुको। ये मेरा मेजर और ये मेरा माइनर। मेरी जो मिडल टर्म है वो मेजर का सब्जेक्ट बन सकती है, माइनर का सब्जेक्ट बन सकती है। सब्जेक्ट मीन्स क्या कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमंस आर सॉक्रेट्स, अगर ऐसे दे रखा हो तो सब्जेक्ट बन सकती है ना मिडल टर्म दोनों प्रेमाइसेस में? जी बन सकती है। क्या दोनों प्रेमाइसेस के अंदर मेरा ये प्रेडिकेट बन सकती है? प्रेडिकेट दोनों में प्रेडिकेट बन गई, बिल्कुल बन सकती है। एक में सब्जेक्ट और दूसरी में प्रेडिकेट बन गई। मेजर टर्म में तो आपकी जो मिडल टर्म है वो सब्जेक्ट है और माइनर टर्म आपकी माइनर प्रमाइस में आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट मेजर प्रमाइसेस के अंदर यहाँ आपका प्रेडिकेट बन गई, यहाँ आपका मिडल टर्म जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गई। हो सकता है। इसी के बेसिस पे मेरा बनता है मूड। मूड कैसे, सॉरी फिगर, सॉरी फिगर। फिगर कैसे निकलेगी? फिगर के लिए आप पहले ऐसे करो और फिर ऐसे करो, ये बना दो आप कॉलर डिजाइन। इस तरीके से आपको कॉलर डिजाइन बनता है। यहां आप लगा दो दो बटन पास पास। पास पास मतलब क्या? देखो, एक, दो, तीन, चार। चार फिगर होती हैं आपकी। चार ही फिगर बनती है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 या फिगर 4। अगर आपका मेजर प्रमाइस के अंदर मिडल टर्म सब्जेक्ट है और माइनर प्रमाइस के अंदर आपका मिडल टर्म प्रेडिकेट है, ये मेरी बन जाएगी फिगर नंबर 1। ये मेरी बन जाएगी फिगर नंबर 1। अगर मेरे दोनों प्रमाइसेस के अंदर मेरा मिडल टर्म जो है वो प्रेडिकेट है तो ये बन जाएगी मेरी फिगर नंबर 2। दोनों प्रमाइसेस के अंदर अगर मेरी मिडल टर्म जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है तो ये बन जाएगी मेरी 3rd फिगर। वहीं पे दोनों एक प्रमाइस के अंदर मेजर प्रमाइस में मेरी जो मिडल टर्म है वो प्रेडिकेट है और माइनर प्रमाइस में जो है वो मेरी मिडल टर्म सब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगी मेरी 4th फिगर। समझ में आया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे बन जाएगी आपकी फिगर। अब इस क्वेश्चन की मेरे को ये बताओ फिगर कौन सी है? इस क्वेश्चन में मेरी कौन सी फिगर है? क्या ये कांटा ऐसे लग रहा है? दिस इज माई फिगर फर्स्ट। ये मेरी फर्स्ट फिगर बन गई। ये है आपका मूड एंड फिगर का कंसेप्ट। पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बताओ। थोड़ा सा बता देती हूँ। आज हमने अपने इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया है। बताओ मेरे को एक बार कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है? हमने देखा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में, हमने देखा स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में, उसके बाद हमने देखा मूड एंड फिगर के बारे में, उसके बाद हमने देखा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो हमारी इंडक्टिव डिडक्टिव ही होगी ना, आर्ग्यूमेंट और उसके टाइप्स के बारे में।
उसके बाद हमने इस आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी पढ़ा। अभी जो आपका एक टॉपिक बचा है सबसे मेन, वो बचा है फैलेसी का। नेक्स्ट क्लास में फैलेसी दो टाइप की होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फैलेसी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल फैलेसी, एक होती है इनफॉर्मल फैलेसी। नेक्स्ट क्लास में हम ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2019 से लेकर 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। मेरी तरफ से आपका एक टॉपिक बचा है इसमें, जो कि है फैलेसी का। भी एक टॉपिक मेन बचा है आपकी लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि है फैलेसी का। इंडियन लॉजिक को हम अलग लेके चलेंगे। इंडियन लॉजिक को, लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है वैसे तो वो, लेकिन इंडियन लॉजिक को हम सेपरेट करेंगे जब हमारा ये क्वेश्चंस वाला सीरीज पूरी होगी। इसके आपके क्वेश्चंस के 2 से 3 वीडियोस के अंदर, मतलब अलग अलग पार्ट में आएगी ये वाली सीरीज आपकी। ये जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम इंडियन लॉजिक को स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट? मेरी तरफ से इसका कोई और टॉपिक नहीं बचा। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक एकदम मेरे माइंड में आया है, मैं वो अभी आपको बता ही देती हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है। टॉपिक है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है? इसके अंदर इमीडिएट इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना होता है। एक सेकेंड, हाँ, लॉजिकल इक्विवेलेंट के अंदर आपको इमीडिएट इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना होता है। अब ये इमीडिएट इंटरफेरेंस क्या है? दिस इज लाइक आपकी कंडीशन वाली सिचुएशन। लॉजिकल इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट है वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग से ज्यादातर आपका टच करता है, जिसके अंदर आप अगर वाली सिचुएशन देखते हो, अगर मगर वाली सिचुएशन, कंडीशंस वाली सिचुएशन। जो लॉजिकल इक्विवेलेंट की कंडीशंस हैं वो आपकी 3 होती है। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है ऑब्वर्जन, और एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन। समझ में आया? चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन के अंदर क्या होता है? ऑब्वर्जन के अंदर जो है ये आपका इस तरीके का इन्फेरेंस है इन विच क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन इज चेंज। फर्स्ट पॉइंट क्या? क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन इज चेंज एंड द प्रेडिकेट इंटरचेंज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। और जो प्रेडिकेट है उसको इंटरचेंज किया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। क्या? देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहां लेते हैं, इसको छोड़ दो एक बार, सीधा एग्जाम्पल पे ही आओ। देखो एग्जाम्पल हमने यहां लिया क्या? ओरिजिनल मेरे को दे रखा था ओल SRP, मुझे इसका बनाना है ऑब्वर्स, मुझे इसका ऑब्वर्स बनाना है। तो वो क्या बनेगा? ऑब्वर्स के अंदर सबसे पहले क्वालिटी को चेंज किया, इस ऑल की जगह हमने किया नो, क्वालिटी को चेंज किया ओल SR, और जो आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के साथ आपको इंटरचेंज करना है उसका कॉम्प्लीमेंट। इंटरचेंज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मैं नोन पे लिखूंगी। ये बन गया इसका ऑब्वर्स वर्जन। वहीं पे आपको दे रखा है नो SRP, नो SRP, तो नो का क्वालिटी चेंज करोगे ओल SR नोन P,
ये बन गया इसका ऑब्वर्स। ये होता है ऑब्वर्स। ऑब्वर्जन के अंदर आपको क्या याद रखना है? इन विच द क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन चेंज एंड प्रेडिकेट इज इंटरचेंज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वर्स को पढ़ो, फर्स्ट टेबल ओनली, आगे मत जाना, बहुत ना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको दे रखा था ओल एस आर पी, ऑब्वर्स बनाना है, ऑब्वर्स बनाना नो एस आर नोन पी। नेक्स्ट नो एस आर पी आपको गिवन था, ऑब्वर्स बनाओ ओल एस आर नोन पी। सम एस आर पी गिवन था, सम को चेंज करोगे सम नोट से, तो सम एस आर नोट नोन पी। इसको ध्यान से कर लेना इस वाले को, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। गॉट इट? नेक्स्ट आपको ऑब्वर्स बनाना है सम एस आर नोट पी का, तो सम एस आर नोट नोन पी आ जाएगा। समझ में आया? ऑब्वर्जन। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट आप बनाओ कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है? कन्वर्स के अंदर मैं प्रपोजिशन चेंज करता हूं ऑब्जेक्ट की। क्या? सब्जेक्ट को लिख दूंगा प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को लिख दूंगा सब्जेक्ट की जगह। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। समझ में आया? ये भी कन्वर्जन के अंदर क्या होता है? इन कन्वर्जन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर स्विच्ड। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दो, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दो। देखो ओल एस आर पी, हाँ एक सेकेंड, कन्वर्जन के अंदर क्वालिटी को भी चेंज करना होता है, क्वालिटी भी चेंज होती है, लेकिन कन्वर्जन में क्वालिटी ओल, एक सेकेंड प्लीज। नहीं, कन्वर्जन में क्वालिटी चेंज नहीं होती, ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ ऑल ही आएगा। कन्वर्जन में क्वालिटी चेंज नहीं होती, ओनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को स्विच किया जाता है। यहाँ पे ओल पी आर एस आएगा, नो एस आर पी, नो पी आर एस, उल्टा कर दिया। सम एस आर पी, सम पी आर एस, उल्टा कर दिया ना। सिर्फ आपको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में लिख दो, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में लिख दो। कन्वर्जन स्विच एंड स्विच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑब्वर्जन में चेंज क्वालिटी एंड कीप क्वांटिटी। क्वालिटी क्वांटिटी का कंसेप्ट मैंने बताया है, इसको ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके पेपर में आपको स्कोर करवाएंगी। क्वालिटी के अंदर क्या आता है? क्वालिटी के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। क्वांटिटी के अंदर क्या आता है? क्वांटिटी आपकी यूनिवर्सल या पर्टिकुलर आता है। समझ में आया? आगे आ जाओ कॉन्ट्रापोजिशन पे। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है? कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर बहुत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को तो स्विच किया ही जाता है। इससे एक पॉइंट और, सब्जेक्ट इंटरचेंज किया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट के साथ, और प्रेडिकेट को इंटरचेंज किया जाता है उसके सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो ओल एस आर पी, सब्जेक्ट को लेके जाना है प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को लेके जाना है सब्जेक्ट की जगह, बट एज इट इज नहीं, एज इट इज नहीं। कैसे? सब्जेक्ट को लेके जाओगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनागे। कॉम्प्लीमेंट क्या? यहाँ पे ऑल एस दे रखा है तो आप लिखोगे ओल एस की जगह, पी को आप इधर लेके जा रहे हो तो ओल नोन पी आर नोन एस, ये बनेगा इसका कॉन्ट्रापोजिशन। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, बट कन्वर्ज करके। समझ में आया? क्लियर? टेबल की तरफ ही बढ़ते हैं अगेन। कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर क्या है? स्विच सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट एंड नेग्लेक्ट बोथ। जो आपका ओल आप दे रखा है ओल एस आर पी, तो आप करोगे ओल नोन पी आर नोन एस। देखो क्या दे रखा है? ओल एस आर पी, इस पी को उठा के यहां ले आओ, एस को उठा के यहां ले आओ। ओल
एस आर पी, दोनों के आगे इनका इनका अपोजिट कर दो, इंटरचेंज करके इनका कॉम्प्लीमेंट बना दो, नॉन एस एंड नॉन पी। कौन सिंपल। देखो ऑबवर्जन एक ऐसा है जिसके अंदर आप क्वालिटी को चेंज करते हो। ऑबवर्जन एक ऐसा है जिसके अंदर आप क्वांटिटी को चेंज करते हो। ऑबवर्जन के अंदर ओनली क्वांटिटी चेंज होती है, बाकी ना कॉन्ट्रापोजिशन में आपको क्वांटिटी को छेड़ना, ना ही कन्वर्जन के अंदर आपको क्वांटिटी को छोड़ना। ऑबवर्जन के अंदर ओनली आपकी क्वांटिटी चेंज की जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन सी, कंट्रापोजिशन सी, दोनों सी सी है। जो कन्वर्जन है उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारी कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन के अंदर हम सीधा उल्टा कर देते थे, सब्जेक्टों को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन थोड़ा सा बड़ा नाम आ गया तो उल्टा करने के साथ साथ हम इसको इंटरचेंज करने के साथ साथ हम इसको वो भी करेंगे, क्या, कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। गॉट इट। ऑबवर्जन को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। गॉट इट। अब होप्सो की सारा कंप्लीट किया है हमने। एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लो इसी में थोड़ा सा। ये होता है इसका वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, कौन सा आपका वैलिड होता है और कौन सा आपका इनवैलिड होता है। सबसे पहले ऑबवर्जन की सारी चीजें ही आपकी वैलिड होती हैं। क्या? ऑबवर्जन की सारी चीजें ही आपकी वैलिड होती है। ऑबवर्जन का यूनिवर्सल भी वैलिड, यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर भी वैलिड, पर्टिकुलर नेगेटिव भी वैलिड। ऑबवर्जन कंप्लीट वैलिड होता है। कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन का आपका सम नोट मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव, ये इनवैलिड होता है। दिस इज इनवैलिड। कन्वर्जन का पर्टिकुलर नेगेटिव आपका इनवैलिड होता है। वहीं पे जो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ये वैलिड तो होता है लेकिन विद लिमिटेशन, विद लिमिटेशंस। गॉट इट। वैलिड विद लिमिटेशंस। कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन का जो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है ये इनवैलिड होता है, और वहीं पे पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो वैलिड बाय लिमिटेशन होता है, वैलिड बाय लिमिटेशन। ये पॉइंट को ध्यान रखना, कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, कौन सा वैलिड बाय लिमिटेशंस होता है। ये ऑबवर्जन का सिंपल है, ऑबवर्जन के सारे ही आपके वैलिड होते हैं। गॉट इट। इसके बाद एक क्लास और बनेगी आपकी, वो भी आपको ये मान सकते हैं कि लगभग आपकी 1 घंटे की ही बनेगी। ये क्लास भी आपकी 1 घंटे के आसपास की रही है, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। तो एक क्लास और बनेगी, वो भी आपकी 1 घंटे अराउंड ही बनेगी। इस 2 घंटे के अंदर आपके इन सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग के वेस्टर्न लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग में 2 पार्ट है ना, एक वेस्टर्न और एक इंडियन। वेस्टर्न लॉजिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 घंटे लगते हैं आपके इंडियन लॉजिक के। 2 घंटे का वेस्टर्न लॉजिक है, 3 घंटे का इंडियन लॉजिक है। 5 से 6 घंटे के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और इतना ही टाइम या इससे ज्यादा आपको देना है प्रैक्टिस पे। लगभग 40 to 45 मिनट की हमारी एक वीडियो बनेगी वेस्टर्न लॉजिक के क्वेश्चंस की। इसके अंदर 3 से 4 पार्ट आएंगे आपके। समझ में आया? उसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल कंपाइल हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। लास्ट तक क्लास में रहने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।